हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा भाषा के कार्य। तो सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है, बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। तो भाषा का कार्य केवल बातचीत तक सीमित नहीं होता है, बल्कि यह समाज में सांस्कृतिक, ज्ञान, व्यापार, प्रशंसा, प्रशासन और कलाओं में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। यह मानव जीवन के हर क्षेत्र में संप्रेषण और अभिव्यक्ति का सबसे प्रभावी साधन है। संप्रेषण यानी कि बातचीत करने का, अभिव्यक्ति यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बातचीत करने का भी माध्यम बनती है। तो इसे हम क्या कहेंगे? भाषा। और भाषा के कई कार्य हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, पहला है संप्रेषण का कार्य। संप्रेषण यानी कि भाषा का सबसे प्रमुख कार्य होता है, पहला कार्य होता है अपने कार्यों को, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना और सूचनाओं को भी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। ये कार्य व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तर पर किया जाता है। भाषा का माध्यम होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई सूचना को पहुंचाना। ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा, अभिव्यक्ति का कार्य। इसमें क्या होता है कि भाषा व्यक्ति की भावनाओं, इच्छाओं और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। यानी कि अगर हम अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अगर प्रकट करना चाहेंगे, किसी के सामने अगर बताना चाहेंगे, तो किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से ही बता पाएंगे। चाहे वो हमें खुशी की बात हो, तभी भी हम भाषा के माध्यम से बात करेंगे। दुख की बात पहुंचानी हो, तभी हमें भाषा की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भाषा के माध्यम से ही पहुंचाई जाएगी। अब हम देखेंगे तीसरा है सामाजिक एकता का कार्य। भाषा समाज को जोड़ने का कार्य करती है। यह लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है और समाज में एक रूपता बनाए रखने में सहायक होती है। यानी कि समाज में कई सारे लोग हैं, कई सारे कार्य भी हैं जो कि किए जाते हैं। तो कई सारे कार्य को करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और लोगों को बताएंगे कैसे? तो भाषा के माध्यम से काम को बताएंगे, तभी जाके समाज जो है वो एक रूप होकर, एकजुट होकर काम करेगी। तो उदाहरण जैसे देखेंगे, किसी समुदाय या फिर राष्ट्र की विशिष्ट भाषाएं होती है जो उन्हें एक पहचान देती है। यानी कि अपनी अपनी क्षेत्र की, अपनी अपनी राष्ट्र की एक भाषाएं भी होती है। अब हम देखेंगे 4 नंबर, विचार संचरण का कार्य। भाषा ज्ञान और परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करती है। शिक्षा प्रणाली में इसका विशेष महत्व है। पुस्तकें और शोध पत्रों, पाठ्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान का प्रसार किया जाता है। यानी कि भाषा जो है वही हमारा मेन जो है परंपराओं को निभाता है। परंपराएं मतलब क्या? अगर हम जो भाषाएं बोलती हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ी को हम सिखाएंगे, बताएंगे, तो भाषा जो है, जो हमारी परंपराएं हैं, वो भाषा के माध्यम से हम अपने अगले पीढ़ी को ज्ञान दे सकते हैं। पुस्तकों यानी कि किताब वगैरह पढ़ने के लिए कह सकते हैं। पत्र, शोध पत्र, जो कि हमें पहले के समय में जो पुस्तकें वगैरह होती थी उनको पढ़ने के लिए हम कह सकते हैं। अब देखेंगे निर्देशात्मक कार्य। निर्देशात्मक क्या होता है कि भाषा के माध्यम से आदेश, सुझाव और निर्देश दिए जाते हैं। यानी कि भाषा के माध्यम से हम आपको कहेंगे कि ये कार्य करना है, तो ये हुआ आदेश देना। सुझाव, कि अगर हम कोई चीज़ के बारे में आपको सुझाव दे रहे हैं, कोई कार्य करने के लिए कैसे करना है बता रहे हैं, तो वो हुआ सुझाव देना। निर्देश यानी कि कोई कार्य को कैसे करना है उसके लिए हम आपको निर्देश दे रहे हैं, कि दिशा बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो संपन्न करती है निर्देशात्मक कार्य को। जैसे उदाहरण के तौर पर यातायात संकेतों में लिखे निर्देश, कानून और सरकारी नियमावली में लिखे हुए। यानी कि सरकारी जो कामकाजी हैं, नियम है, वो सब चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें निर्देशात्मक कार्य है। 6 नंबर देखेंगे सौंदर्य बोध कार्य। भाषा का उपयोग साहित्य, कविता, नाटक और संगीत में भी किया जाता है, जिससे सौंदर्य और कला की अभिव्यक्ति होती है। यानी सुंदर सी कला, यानी कि अगर हम कोई गीत संगीत गा रहे हैं तो उसमें जो हमारी भाषा की ज़रूरत पड़ती है और उस भाषा में एक सुंदर सा आवाज़ निकल के आता है, उसे हम क्या कहेंगे? सौंदर्य कला, यानी कि संदर्भ बोध कार्य। जैसे कि इसका उदाहरण है कविता और गीतों में भाषा का कलात्मक प्रयोग। यानी कि कोई भी भाषा के माध्यम से गीतों को गाना, कवित्व को गाना, ये सब क्या है? सौंदर्य बोध कार्य। अब हम देखेंगे 7 नंबर, व्यापार और प्रशासन। व्यापार और प्रशासन के कार्य। भाषा का उपयोग व्यापार करने में, यानी कि बिजनेस करने में, वाणिज्य और सरकारी प्रशासन में भी किया जाता है। वाणिज्य मतलब बैंक आदि हो गया, और सरकारी जो प्रशासन वगैरह हैं, जो हमारे जो कहते हैं अफसर वगैरह होते हैं, उनके माध्यम से भी ये सारी चीज़ें जो हैं भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि व्यावसायिक पत्र व्यवहार,
तो देखिए व्यावसायिक यानी कि बिजनेस के माध्यम से हम कोई पत्र लिख रहे हैं तो हमें भाषा की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर भाषा कार्य हम कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम सरकारी कार्य काज में अगर कोई भी पत्र दे रहे हैं सड़क के कारण या फिर नगर निगम के कारण से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, भाषा कार्य के तहत पत्र, है ना, व्यावसायिक पत्र कह सकते हैं। अब हम देखेंगे 8 नंबर, मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक कार्य में भी भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि भाषा व्यक्ति की मानसिक स्थिति को व्यक्त करने और उसे समझने का एक महत्वपूर्ण साधन है। भाषा व्यक्ति की, अगर हमारा जो अस्तित्व है वो भाषा है, अगर हम बोलेंगे नहीं तो हम कैसे दिखेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे ना। तो इसलिए भाषा जो है व्यक्ति का मानसिक स्थिति को भी व्यक्त करता है। हमारे अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उसे बताने के लिए भी भाषा का प्रयोग करेंगे, है ना। अगर हम कोई बीमार है व्यक्ति और उसे अगर डॉक्टर के पास जा रहा है तो उसे भी परामर्शदाता यानी कि उससे जो पूछेंगे उसके मनोविज्ञान, उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, उसके लिए भी हम बोलेंगे तो भाषा के माध्यम से ही हम बोल सकते हैं, है ना। तो बातचीत के माध्यम से रोगियों की समस्या को समझते हैं, उदाहरण के तौर पर। तो वैसे ही मनोवैज्ञानिक अगर एक डॉक्टर है जहाँ पर हम अपनी समस्या का समाधान लेने जाते हैं और समस्या हम भाषा के माध्यम से बोलते हैं और समाधान भी हमें भाषा के माध्यम से ही मिलता है, यानी कि भाषा का कार्य मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ मैंने भाषा के कार्य को एक एक पॉइंट में समझाया है। इसके 8 नोट्स बताए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को मैंने अच्छे से समझाया। अगर आपको समझ में आए तो लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।